नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं, मतलब विदेश नीति के हिसाब से विदेश में देश में आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ गई है। अ, बाढ़ के अलावा जो एक आपदा इस समय ट्रम्प जी अमेरिका की आपदा भी है, लेकिन इन सबसे पहले एक जरा उस पर बात कर ली जाए। बिहार में अभी एक मैं इसको मानूंगा कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत अच्छी अधिकार यात्रा हुई, जिसमें ठीक से उन्होंने लोगों तक पहुंचे, अपनी बात कहे। अब कितना वो वोट में कन्वर्ट होगा ये अलग बात है, लेकिन लोगों तक कम से कम नेताओं ने पहुंचने की कोशिश की। इसके उलट मोदी जी चाइना से चले, और मैं बार बार ये कहता हूं कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, हालांकि इत्तेफाक से इसमें बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, तो मोदी जी का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है यहां, लेकिन वहां पे भयंकर त्रासदी है। और मोदी जी बजाय वहां जाने के, मोदी जी भाग के सबसे पहले आए बिहार, और बिहार में वही अपना पुराना विक्टिम कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की कि गाली दी थी, फलाना दी थी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो भी अजीब सा लगा जब बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उनके जायसवाल जी, उनकी आंख में आंसू निकल, वो आंख बार बार आंख करके इतना आंसू निकल रहे थे जायसवाल जी के। और जायसवाल जी वैसे 302 का के अभियुक्त हैं, मतलब उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो उनको मोदी जी की मां को गाली की बात सुन के उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ये गाली देना तो बिल्कुल गैर वाजिब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डिबेट भी नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति ने गाली दी, वो जिस समय चढ़ के दिए, वहां ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव थे। सड़क पे बहुत से लोग गाली देते हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी के राजा सिंह और जो, मतलब क्या, रेखा गुप्ता ने केजरीवाल जी के लिए जिस तरह की मां बहन की गालियां दी, मां की गाली दी है, वो तो रिकॉर्डेड है। मोदी जी एक बार भी अगर ये कहते ना कि भाई मेरे यहां भी कुछ लोग हैं, मैं उनको भी आगाह करता हूं और उनको भी माफी मांगनी चाहिए, तो लगता कि नहीं, बड़ा मॉरलिस्टिक प्लान है। मोदी जी का चक्कर यह है कि हमारे यहां से तो खूब गाली दो, खूब गाली दो, लेकिन मोदी जी को कोई कुछ ना कहे। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बिहार की दो चीजें, बिहार का एसआईआर और बिहार में जो बेरोजगारी है उसको वो डाउन प्ले करना चाह रहे हैं, और वो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं मां को गाली और ऑपरेशन सिंदूर। मैं इस पे एक जरा ओवरऑल आपकी टिप्पणी ले लूं। पहली बात तो यह है कि वो अमेरिका से आए तो बिहार नहीं गए, उन्होंने दिल्ली से ही ऑनलाइन कार्यक्रम संबोधित किया। चाइना से हाँ, वो चाइना से, चीन से आए तो वो बिहार नहीं गए, उन्होंने दिल्ली से आके एक ऑनलाइन कार्यक्रम उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये रोने धोने का ड्रामा किया। देखिए, विक्टिम कार्ड वो खेल पाता है थोड़ा बहुत ही सही जो विक्टिम होता है। मोदी जी तो विक्टिमाइज करने वालों में है दूसरों को। मोदी जी उन लोगों में से हैं दूसरों को विक्टिमाइज करते हैं, उनकी पार्टी दूसरों को विक्टिमाइज करती है, और ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया का जमाना है, संचार क्रांति हो चुकी है। आपने कुछ दिनों पहले जो कहा था वो सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि सोनिया गांधी ने एक बड़ा वक्तव्य जारी किया है, जिस वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने और मोदी जी के आईटी सेल ने उनको कितनी गालियां दी सोनिया गांधी को। लेकिन सोनिया गांधी ने तो कभी उन गालियों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। इसी से एक दूसरा प्रश्न निकलता है जो बहुत जरूरी है कि मोदी जी की मां को गाली दी गई, किसने दी, क्या दी, उस पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मोदी जी की मां को गाली दी गई तो उससे केवल गुजरात के ही लोगों का हृदय विदीर्ण हुआ, सॉरी, उससे बिहार के ही लोगों का हृदय विदीर्ण हुआ, गुजरात के लोगों का हृदय विदीर्ण उससे नहीं हुआ, पूरे देश का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। मोदी जी ने केवल बिहार के लोगों से ही उसका बदला लेने की अपील क्यों की? क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले। मोदी जी जब उनकी मां जिंदा थी, 5-5 कैमरे लेके जाते थे और उनकी मां का राजनीतिक दोहन करते थे, मां बेटे के संबंधों का राजनीतिक दोहन करते थे। अब उनकी मां का देहांत हो गया है, मोदी जी अभी भी नहीं रुके हैं, वो लगातार उसका राजनीतिक दोहन करने में जुटे हुए हैं, और इस बात को हर कोई जानता है। मैं अपना निजी तजुर्बा बताऊंगा आपको। सोनिया गांधी के इस वक्तव्य के ऊपर कि उनको कितनी गालियां दी गई, ग्रोक के ऊपर एक सवाल डाला कि सोनिया को ज्यादा गाली दी गई है कि हीरा बहन को ज्यादा गाली दी गई। तो ग्रोक ने बताया कि सोनिया को हीरा बहन के मुकाबले जाने कितनी गुना गालियां दी गई हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने कभी
चुनावी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया कि मेरी माँ को गालियां दी गई हैं, अब सारे वोटर जो हैं वोट देते समय इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मोदी जी हर चीज का राजनीतिक दोहन करते हैं, नियोजित रूप से करते हैं, और अब तो उनका जो प्रबंधन है, इस चीज का नियोजन है, वो इतना हास्यास्पद हो गया है कि वो तुरंत ही उसकी पोल खुल जाती है। सब जगह यही पूछा जा रहा है कि भाई बिहारी क्यों? तुरंत उसका जवाब आता है इसलिए क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहा है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो राजनीतिक संस्कृति है, उसमें उसके नेता खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वो बहुत बड़े गालीबाज हैं। आपको किसी से पूछने की सबूत लाने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी का, जो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस वक्त भी भाजपा के बड़े नेता हैं बिहार में, उनका एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं और काफी ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार विपक्ष का नेता बना, बोले देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं पहली बार विपक्ष का नेता बना तो मैंने एक नेता को इतनी गाली दिया कि मेरा नाम पूरे बिहार में मशहूर हो गया। बिहार में सम्राट चौधरी के अलावा कोई किसी का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सम्राट चौधरी के वक्तव्य हैं। जिन दिलीप जायसवाल का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो कहा कि अभी मैं राहुल गांधी को 50 गालियां दूंगा। वो जानते नहीं है कि मेरे पास तो गालियों की पूरी डिक्शनरी है। मैं ऐसी ऐसी गालियां देता हूं जिससे आपने सुनी भी नहीं होंगी। मैं ऐसी ऐसी गालियां जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं। जिन रेखा गुप्ता का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो बाकायदा एक्स के ऊपर लिखा है, लिखित सबूत है उसका, एक बार नहीं 2 बार लिखा है। एक बार लिखा है कि जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल को उनकी मां की कोख में दोबारा भेज देगी। फिर उन्होंने टिप्पणी की है कमीना कहीं का, ये उन्होंने लिखा है। तो ये लोग, अच्छा दूसरे देखिए आप कि आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा शिष्ट होती हैं, वो थोड़ा गाली गलौज में कम विश्वास करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गाली संस्कृति है, उसने तो पूरे गालीबाज राजनीतिक संस्कृति के अंदर एक जेंडर इफेक्ट पैदा किया है। यानी रेखा गुप्ता इस तरह की गालियां बकती हैं और जो बाकायदा ट्वीट, और हिम्मत देखिए, ऐसा भी नहीं कहा मुंह जवानी दें तो आप बाद में पलट जाएं कि भाई हमने नहीं दी थी गाली। खुल के कह रही है, रिकॉर्ड। अच्छा, क्या रेखा गुप्ता अपने इस वक्तव्य को वापस लेंगी? नहीं लेंगी वापस, क्योंकि उन्हें उस वक्तव्य पर गर्व है, क्योंकि उसी वक्तव्य के कारण उनको मुख्यमंत्री की पदवी मिली है। वरना उनका राजनीतिक कैरियर में क्या सुरखाब कपर लगा हुआ था बताइए? क्योंकि वो सबसे ज्यादा गाली देने में सबसे ज्यादा आगे थी और स्त्री होने के बावजूद गाली दे रही थी, इसलिए उन्हें उनके विशेष ब्राउनी पॉइंट मिले, स्पेशल ब्राउनी पॉइंट्स मिले। मैं रामवीर सिंह विधूड़ी का जो संसद में उन्होंने बीएसपी के सांसद, इन सब बातों का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, सुरेंद्र राजपूत को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर मां की गाली दी। जब सुरेंद्र राजपूत ने उसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं, किसी को कोई सजा नहीं, नोटिस तक नहीं लिया, संज्ञान तक नहीं लिया। देखिए ये प्रेम शुक्ला नहीं, अभय भाई, और प्रेम शुक्ला लगातार उनके प्रवक्ता बन के आ भी रहे हैं। ये भी नहीं हुआ कि प्रवक्ता पद से हटा दिया। बिल्कुल। तो मैं ही कह रहा हूं कि ये सब बातें इतनी ज्यादा, खुद तेजस्वी को कितनी गालियां दी गई हैं, राबड़ी देवी को कितनी गालियां दी गई हैं, तेजस्वी की बहन रोहिणी को कितनी गालियां दी गई हैं। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं महिलाओं के लिए कि उनका धोती और लहंगा उतार के सड़क पे उनके साथ रेप करेंगे। ये सब कहा गया है वहां विधानसभा में। इस तरह की स्थिति है। तो अब ये जब आप ये इतना सब कर चुके हैं, उसके बाद मैं तो आपको कहता हूं, ये मेरा सुझाव ही समझ लीजिए कि केवल बिहार चुनाव में मोदी के खिलाफ सोनिया गांधी को उतार देना चाहिए। विक्टिमहुड प्ले कर रहे एक तथाकथित बेटे के खिलाफ एक मां को उतार देना चाहिए। आप देखिए इन लोगों के परखचे उड़ जाएंगे, धुर्रे उड़ जाएंगे इन लोगों की समझ में नहीं आएगा कहां ये मुंह छिपाएं। इतना जनता मार मारेगी, वोटर इतना मार मारेगा इनको, ये हालत हो जाएगी इनकी। तो ये गाली वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। कर्नाटक में इन्होंने चलाने की कोशिश की थी, मुंह के बल गिरे थे। कर्नाटक में भी बताया था हमें बहुत गालियां दी जा रही हैं। कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। कुछ नहीं चलेगा इनका। देखिए बिहार में वोट पड़ेगा नीतीश भाजपा की, हमेशा नीतीश हाइफन भाजपा करके बोलता हूं, नीतीश भाजपा की सरकार के ऊपर वोट पड़ेगा, उन्होंने कैसा काम किया। और ये लोग बच नहीं सकते किसी कीमत पे। इस बार बिहार की राजनीति में ये पूरा प्रकरण, ये पूरा अध्याय जो चल रहा है नीतीश कुमार वाला, इसका अंत होना बिल्कुल तय है। जी,
मैं अबे भाई एक छोटी टिप्पणी कर दूं और उसके बाद इसको बिहार से हम लोग थोड़ा बाहर निकल के चीन और अमेरिका की बात कर लें। मेरे हिसाब से अभी एसआईआर का फाइनल चैप्टर नहीं लिखा गया है। जिस दिन एसआईआर का फाइनल चैप्टर लिख दिया जाएगा, अगर वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं की गई, तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अगर लोगों के नाम कटे रहेंगे और ये कटे हुए नाम, बिहार में छठ पूजा है 27 अक्टूबर को, वोट उसके बाद पड़ेंगे और छठ में जो लोग आएंगे और जिनके नाम कटे हुए हैं, उसका जो आप बोलते हैं ना स्पाइरल इफेक्ट होगा उसका। जब लोग घर आएंगे और उनके नाम कटे रहेंगे, छठ के बाद जब जाएंगे, इसका इफेक्ट होगा। अभी मेरे हिसाब से एसआईआर इनको कितना नुकसान करने जा रहा है, ये शायद अभी क्वांटिफाई या अभी हम सब लोगों के लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल चीज है। मैं अब जरा एक चीज आपसे कर लूं। अभी भारत एससीओ की मीटिंग में गया और वहां और भी लोग थे, बड़े मोदी जी और उनकी बड़ी अच्छी फोटो आई। फोटो आप बहुत अच्छा था। एक फोटो ऐसी आई जिसमें एएनआई ने उसको म्यूट कर दिया था, लेकिन रशिया ने उसको जारी कर दिया, जहां पे मोदी जी बहुत अच्छे से मैंड्रीन भी समझ रहे हैं, रशियन भी समझ रहे हैं और खूब ठटा ठटा के हंस रहे हैं। अब अमेरिका पूरे दम से इनके वो आ गया है। अमेरिका ने बिल्कुल ये कहा है कि भाई ये मैं सबसे बड़ा कस्टमर हूं, आप चीन के साथ जाके आप डार्कर वो हो गए हैं और क्या क्या आपने, मतलब बिल्कुल वो लुटनिक जो है वो तो साफ साफ ये कह रहा है कि आप डिसाइड करिए, आपको अमेरिका के साथ रहना है कि आपको चीन के साथ रहना है। मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये भारत को एक तो कोई हो जाए, या तो आप अमेरिका के साथ चले जाइए, चीन, क्योंकि कभी आप भक्तों को अजीब सा कह रहे हैं, भक्तों को कहते हैं गाली दो। अब ट्रंप ने कल कह दिया कि मेरे दोस्त हैं, तो आपने कहा हाँ मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं। अभी आप कैसे ले रहे हैं ये अमेरिका, चीन और भारत, ये तीन को, व्हाट वे थिंग्स आर गोइंग? देखिए, भारत को ट्रंप की जो ज्यादतियां हैं और जो एक तरफा रवैया ट्रंप का है, जिसको आप कह सकते हैं ग्लोबल गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, आर्थिक गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, दादागिरी कह सकते हैं, उसके खिलाफ जम के खड़ा होना चाहिए था और ट्रंप से कहना चाहिए था कि हम अमेरिका से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरफा नहीं हो सकता है कि हम अच्छे संबंध रखना चाहें और आप लगातार हमको जो है ना वो दबाते रहें। ऐसा करने की बजाय इन्होंने जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता इनके लिए दोहरा नुकसानदेह है। ये चीन के साथ चले गए, जो इनका घोषित शत्रु है। मतलब चीन की भारत के साथ जो शत्रुता है वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप भारत की जनता के एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति या गांव में रहने वाले किसान से पूछिए कि भारत के दो शत्रु कौन से हैं, तो सीधी सीधी कहेगा चीन और पाकिस्तान। जो संघाई कोऑपरेटिव संगठन में क्या हो रहा था, चीन भी मौजूद, चीन तो उसका संयोजक था, पाकिस्तान भी मौजूद था, वहां पर तुर्की भी मौजूद था। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर प्रहार किए और भारत ने उन प्रहारों को झेला, उनको नाकाम किया। अच्छा, अब आप तुरंत वहां पर जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपके साथ कोई बहुत बेहतरीन किस्म की कोई संधि हो गई हो। मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ एक भी डील नहीं की, सिंगल डील नहीं की। रूस ने उनके साथ 22 डील्स की, 22 समझौते किए, इन्होंने एक भी नहीं किया। जो सीमा विवाद था, सीमा विवाद पे मोदी जी ये कहने में भी असमर्थ रहे कि भाई सीमा विवाद के ऊपर आपकी तरफ से कोई सकारात्मक गारंटी आनी चाहिए। चीन ने तो ये भी नहीं बदले में कहा कि हम और आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे हटने की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने मुद्दा ही नहीं उठाया। इन्होंने कहा ही नहीं कि आपने हमारी जमीन दाब रखी है, आपकी नीति सलामी स्लाइसिंग की है, आप जो है हमारी जमीन को दाब रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन कहता है कि वो मेरा प्रांत है, और चीन जब चाहता है तो वहां जगहों के नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। 2 बार वो ऐसा कर चुका है। अब मोदी जी ये भी नहीं वहां पर कह पाए। अब मोदी जी का वक्तव्य तो हम लोगों को पता है कि क्या दिया उन्होंने। एक ऐसी बात कही, जैसे हम गाय के बारे में हमसे पूछा है तो हम कहेंगे भाई गाय सफेद रंग की होती है, उसके 2 सींग होते हैं, वो दूध देती है। इस प्रकार की बात कही कि सीमा पे शांति रहनी चाहिए। तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहां पे शी जिनपिंग के हाथों में ये खेल गए। और बिल्कुल ठीक कहा है ट्रंप ने, व्यंग करते हुए कहा है कि आप एक बहुत बड़े अंधेरे गर्त में आप अपने आप को गिरा रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी जो दुर्गति होनी है वो बिल्कुल तय होनी। अच्छा, चीन, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत और चीन के संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित नहीं है। उनके संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित है।
अविश्वास में पहले भी कह चुका हूं पब्लिक इंडिया के मंच पर, और इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए, इन्होंने अपनी बहुत बुरी स्थिति कर ली है इनकी। अब स्थिति क्या है कि ये क्वाड के मेंबर भी हैं। अच्छा, क्वाड जो है ना वो एंटी चाइना है। अच्छा, इसलिए ये जो इनको निमंत्रण मिला था, ये मैंने तस्दीक की, परेड का जो 3 तारीख को होनी थी, तो ये परेड में इसलिए नहीं इन्होंने भाग लिया ताकि हम क्वाड के मेंबर्स ने मना कर दिया था उस परेड में भाग लेने से, इसलिए उनको बुलाया भी गया। क्वाड का ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई गए नहीं उसके अंदर, उसमें है। तो अभी क्वाड के मेंबर भी हैं, क्वाड एंटी चाइना है, तो एक साथ ये कई तरह के सूप पी रहे हैं, कई तरह के खाने में इनकी उंगलियां हैं। ये अमेरिका के साथ भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कभी नाम लेकर ट्रंप की और अमेरिका की आलोचना नहीं करते हैं। ये चीन के साथ भी खड़े हो गए हैं और ये क्वाड के साथ भी खड़े हुए हैं। ये स्थिति बताती है, आज कांति वाजपेयी ने बहुत अच्छा लिखा है। कांति वाजपेयी ने कहा है कि जो मल्टीलेटरिज्म होता है, मल्टीलेटरिज्म की एक बड़ी भारी समस्या होती है कि आज जो बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको नहीं पता है कि वो आपके पीछे एक डील कट कर रहा है। जिस दिन रूस और चीन की अमेरिका के साथ डील पूरी तरह कट हो गई, उस दिन उनको वो ठन गोपाल खड़ा छोड़ देंगे। ये स्थिति है। तो अच्छा, दूसरे एक और मैं बात बता दूं, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो वापस होने वाले नहीं। क्यों नहीं वापस होने वाले, इसका मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। अमेरिका की अदालत ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया पे, ये गैर कानूनी है, लेकिन कोई फैसला अंतिम सुनाने से पहले कहा कि आप चाहें तो हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। तो तुरंत ट्रंप सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने क्या तर्क दिया है? सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने तर्क दिया है कि चूंकि भारत रूस के साथ में वो तेल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका के लिए सिक्योरिटी संबंधी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। खासतौर से भारत का उदाहरण दिया है। उस इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होने के कारण राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वो अपनी इमरजेंसी पावर्स का सहारा लेकर बड़े बड़े टैरिफ लगाएं दुनिया में। यानी भारत और रूस के तेल व्यापार का ही सहारा लेकर ट्रंप वहां पे अपनी इमरजेंसी पावर को इन्वोक करने का पूरा तर्क विकसित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मुकदमा चलता रहेगा, तब तक ट्रंप भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाए हैं उनको किसी कीमत पे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रंप खुद ये तर्क देके उन्होंने उस तर्क के साथ उन्होंने अपने आप को बांध लिया है। तो भारत और अमेरिका के जो वाणिज्यिक संबंध हैं, उनका भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय है। अब एक और सवाल इसमें उठता है, क्या भारतीय निर्यातक जो हैं वो भारत सरकार की मदद से काफी फुर्ती और चपलता के साथ में कोई दूसरा बाजार तलाश कर लेंगे? क्या हम एक फ्लाईओवर के नीचे भुट्टा बेच रहे थे, वहां हमारा भुट्टा नहीं बिक रहा है, तुम अपना ठेला दूसरे फ्लाईओवर के नीचे ले जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे भुट्टा खाने वाले? ऐसे नहीं होता है ग्लोबल व्यापार। ग्लोबल व्यापार आयात निर्यात नहीं होता, तो सप्लाई चेन फिक्स करनी पड़ती है, आपके एजेंट्स बनाने पड़ते हैं, कंपनियां होती हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। भारत को नए आयातक जो इनके निर्यातित माल को खरीदने के लिए तैयार हों, उस बाजार को हासिल करने के लिए इनको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल लगेगा। तब तक इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बुरी तरीके से, सारे जो एक्सपोर्ट लॉबी इनसे बुरी तरीके से नाराज हो जाएगी। जी अभी भाई मैं 2 चीजें और कर दूं स्पष्ट, क्योंकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए। भारत ने जो स्टैंड ऑफिशियल लिया हुआ है कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, वो आज पेपर में है। India has categorically rejected the US charge of funding the Russian war machine and says it has bought oil to cushion its citizens from the inflationary impact of rising energy prices. वहां झूठ बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल देने के लिए ये खरीद रहे हैं, और ये इसी पे उसने कहा है कि आप बिल्कुल सस्ता पेट्रोल नहीं, आप अपने कुछ लोगों को माल बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। एक और दूसरा भी मैं कर दूं, एक साथ दोनों का वो दे दीजिएगा। ये अजीब सी चीज मुझे लगी, यहां पे आके लोग पीठ ठोक रहे हैं कि देखिए पहलगाम को एससीओ डिक्लेरेशन में आ गया कीजिए। पहलगाम की भर्त्सना पाकिस्तान कर रहा है कि पहलगाम गलत था, मतलब ये कुछ इसी तरह से हुआ, वो भी एससीओ डिक्लेरेशन में आ गया। जी जो जाफर एक्सप्रेस पे जो पाकिस्तान के अलगाववादियों ने अटैक किया था, वो भी तो आ गया, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि भारत उसमें शामिल है। अच्छा, अब एनर्जी प्राइसेस पे थोड़ी बातचीत हो जाए, वो बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ना पड़े। इन्होंने अभी
बहुत ज्यादा ड्रामा किया कि जीएसटी हमने 2.0 निकाल दिया है, जीएसटी, और हमने अमुक अमुक चीजें सस्ती कर दी हैं। अच्छा, मैं कल के अखबार पढ़ रहा था, मैंने थोड़ा बारीकी से पढ़ा तो मैं हैरत में रह गया। क्या किया इन्होंने कोयले के ऊपर जो कम जीएसटी लगता था, कोयला जो एनर्जी का, इंडस्ट्रियल एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है, थोड़ा बहुत नहीं, कोयले के ऊपर जो जीएसटी लगता था उसको बढ़ा के 18% कर दिया है, 12 से। कोयला अब और महंगा हो जाएगा। कोयला महंगा होने से औद्योगिक उत्पादन महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, बिजली बिजली महंगी होगी, लोगों के बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, लागत बढ़ जाएगी इन चीजों की। बिजली महंगी होगी तो हर चीज महंगी होगी। दूसरे, राज्य, आपने जो जीएसटी 2.0 निकाला है उसकी वजह से राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हो रहा है। हर राज्य इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने अपने यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएगा। वो तरह तरह की सेस लगाएंगे, तरह तरह की ड्यूटीज लगाएंगे ताकि उसकी कीमत एक सीमा तक उसकी भरपाई हो सके। तो सारे देश के अंदर जो ऊर्जा के दाम हैं, कोयला हो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ऊर्जा के दाम जो हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ जाएंगे, और उससे भारत में जो उत्पादन की लागत है उसके ऊपर असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, चीजें और महंगी होंगी, और आप 2-3 महीने के अंदर ही अंदर देखिए किस तरह की प्रलयंकारी किस्म की आर्थिक स्थिति भारत में आती है। जी जी जी। मैं अबे भाई एक उस पर भी बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगता है छोटा राज्य है, इसलिए नहीं। मणिपुर पे ये हो रहा है कि मोदी जी 13 सितंबर को मणिपुर जा रहे हैं, और उससे पहले बहुत था कि यहाँ सब, आज ही के पेपर में है कि नहीं, ना इनका जो भी ये उनको दे रहे हैं कि आपका ऐसे ऐसे करेंगे, उसमें ना कुकीज खुश हैं ना माइतीज खुश हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी बता दूं कि मणिपुर जब भी मोदी जी जिस भी कारण से जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, मणिपुर की समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं है, और ये इसलिए जा रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है कि इनके ऊपर अमेरिका और उस कैथोलिक उसका प्रेशर है कि आप वहां जाके इसको सॉर्ट आउट कीजिए। इनको उस वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर है जिसकी वजह से ये वहां जा रहे हैं। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। अबे भाई देखिए, मणिपुर की समस्या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो नीति है उसके मुताबिक तैयार की गई है। मणिपुर की समस्या इन सब लोगों ने मिलकर तैयार की है समस्या। ये मणिपुर को एक नमूना बनाना चाहते थे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन अल्पसंख्यक समुदायों को ये मैसेज देना चाहते थे। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए मैसेज है, पूरे देश के लिए मैसेज है कि जिस तरह कांग्रेस आपको थोड़ा बहुत किड ग्लव जो ट्रीटमेंट देती थी, थोड़ा बहुत मीठा और नरम स्पर्श देती थी, वो हम नहीं देंगे। हम आपको बुरी तरह ठोकेंगे चाहे कुछ हो जाए। और इनके इसी एजेंडे को जो वीरेंद्र सिंह थे मणिपुर के मुख्यमंत्री, इसी एजेंडे को लागू कर रहे थे। चूंकि उन्होंने इस एजेंडे को पूरी बेरहमी के साथ लागू किया, इसलिए इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक उनको नहीं हटाया। तब तक नहीं हटाया जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ बगावत नहीं हो गई। अगर वो बगावत नहीं होती तो अभी भी एन बीरेन सिंह ही वहां के मुख्यमंत्री होते। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मणिपुर को एक टेस्ट केस बना के पेश कर रहा था, खुद भी देख रहा था और सारे देश के सामने रखना चाहता था कि अगर हम जो मजबूत जुझारू किस्म का अल्पसंख्यक समाज है उसको हम ठोक देंगे, और उसके ऊपर जो मणिपुर जो इम्फल घाटी है उसको वैष्णव घाटी कहा जाता है, कि वहां जितने मैतेई रहते हैं सारे के सारे उसका बहुसंख्यक हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा वैष्णव है। तो हम उसका रुतबा गालिब करेंगे, और इस तरीके से हम मैतेई राष्ट्रवाद प्रकारांतर से हिंदू राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करेंगे। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए मणिपुर में इस हिंसा इंजीनियर की गई। जिस तरीके से भड़काऊ तरीके के हिंसक काम किए गए हैं मणिपुर में, वो इस बात का प्रमाण है। और मोदी जी इसीलिए कितना भी उनके ऊपर संसद ने दबाव डाला कि तुम्हें जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब वो वहां पे जाना चाहते हैं, और वो जैसा आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव है, उसको एक तथाकथित मास्टर स्ट्रोक में बदल देना चाहते हैं। इसके लिए बैकग्राउंडर काम चल रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह नगाओं ने उसके खिलाफ ट्रेड बैरियर लगा दिया है कि भाई वो नगा लोग हटाने के लिए तैयार नहीं है। कुकी और मैतेई तीनों ही पक्ष जो है ना, अब पूरी इन्होंने समस्या बनाई और वो समस्या इनके हाथ से निकल गई। इस तरह किसी जमाने में पंजाब के आतंकवाद की समस्या इंदिरा गांधी की राजनीति ने खड़ी की थी, धीरे धीरे इंदिरा गांधी के हाथ से निकल गई थी। पंजाब भारत के मर्म में था, केंद्र में था, इसलिए
बहुत भीषण समस्या हो गई। मणिपुर किनारे पड़ा हुआ है, इसलिए उतनी भीषण सब लोगों को लगती नहीं है, लेकिन दोनों समस्याओं की संरचना और किरदार बिल्कुल बराबर है। वो इन लोगों ने तैयार की थी और वो इन लोगों ने तैयार की है। मैं एक तथ्य आपके सामने रख दूं, फिर आप, क्योंकि मैं उसको थोड़ा डिफरेंटली देख रहा हूं कि वीरेंद्र सिंह क्यों हटाए गए। वीरेंद्र सिंह हटाए गए 10 फरवरी 2025 को। मोदी जी को ट्रंप से मिले 12 फरवरी 2025 को, और इन दोनों में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वहां पे इनको ये डर था कि अगर ट्रंप से मिलेंगे तो ट्रंप मानवतावादी और जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी का ये सब है, वो इनसे प्रश्न पूछ के हो सकता है प्रेस के सामने ना कर दें। इसलिए वीरेंद्र सिंह को, मेरी समझ जी, वो 10 फरवरी को एक दिन पहले इसीलिए हटाया गया था। मैं एक चीज और अभिप्राय कर लूं, क्योंकि उस पर चर्चा करना जरूरी है। मोदी जी ने अभी जब ये पहलगाम हुआ तो मोदी जी ने पानी रोक देंगे और ये कर देंगे और पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे और प्यासा मार देंगे, इस तरह की बातें शुरू की थी। अपने यहाँ पानी इतना ज्यादा आ गया कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, मैं उसके कारण पे नहीं जा रहा हूं, वो एक अलग विषय है, भयंकर बाढ़ में डूबा है। पंजाब के 23 जिले हैं, 23 बाढ़ग्रस्त हैं। पंजाब की, ये मैं 2 दिन पहले की बात कह रहा हूं, 4 लाख एकड़ फसल, खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी थी 3 दिन पहले। लोग तो मर ही रहे हैं, और मोदी जी अभी तक वहां पे कोई स्पेशल पैकेज या कुछ इस तरह की बातें कर भी नहीं रहे हैं। मैं इस पे, भाई देश का हिस्सा है, देश को रोटी खिलाता है, आपका इतने, अरे भाई आपकी सरकार नहीं है, ना बनेगी, आप चौथे पांचवें नंबर की, लेकिन उससे कोई बैर थोड़ी ही है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी। नहीं, आप देखिए पंजाब से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो पंजाब से आ रहे हैं, और पंजाब के हमारे मित्रों से जो फोन पे बातचीत हो रही है, वो हो क्या रहा है पंजाब में। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिनमें अकाली दल है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनता को उनकी तकलीफों में एक राहत दी जाए। आज अखबार में चित्र है कि सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो रुपए बांट रहे हैं लोगों को, मतलब वहां पे धन बांट रहे हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है उसमें। मनीष सिसोदिया जो है वो जगह जगह दिन रात पंजाब में है, उनका काम ही ये है बाढ़ राहत का जो कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, उसका नेतृत्व करना। कांग्रेसी लोग भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। केवल एक ही पार्टी और एक ही सरकार नदारत है सीन से, वो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। आप सोचिए, अब पंजाब में जब अगला चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी। इन्हें थोड़े बहुत वहां वोट मिलते थे, वो भी वोट नहीं मिलेंगे इस बार में, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये पार्टी जो है वो पंजाब की दुश्मन है, और ये प्रधानमंत्री पंजाब का दुश्मन है। इनको कुछ नहीं प्राप्त होगा पंजाब में, अब न केवल अभी बल्कि आगे भी, भविष्य में भी कोई प्राप्त नहीं होगा। और अकाली दल से इनका कभी समझौता भी नहीं होगा, क्योंकि अकाली दल ने भी देख लिया है कि ये काफी एंटी पंजाब बंदा है और ये एंटी पंजाब पार्टी है, इसके साथ समझौता करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पंजाब की राजनीति से अपना नाम स्थायी रूप से काट लिया है, खुद ही अपने कामों से। और एक बुरा प्रमाण एक बहुत ही भद्दा और निंदनीय नमूना इन्होंने पेश किया है कि जहां हमारी पार्टी की सरकार नहीं होगी, हम उसको कोई राहत नहीं देंगे, चाहे कितनी बड़ी वहां पे कितनी बड़ी आपदा आ जाए। ये इनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसकी ये चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार वैसे भी बैड गवर्नेंस के लिए जानी जा रही थी, और ये पंजाब वाले प्रकरण ने इस बैड गवर्नेंस को वर्स्ट गवर्नेंस में बदल दिया है। जी जी, मैं अब एक अंतिम टिप्पणी, मेरा, क्योंकि वो मेरे मन में था, मुरली मनोहर जोशी जी ने अभी एक आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में 70 स्लाइड के साथ मोदी जी की आर्थिक नीति की पर कच्चे उड़ा दिए हैं, और उन्होंने कहा ये सब झूठी बातें करके कि हम तीसरी इकॉनमी हो गए, आपके पास $2800 का पर कैपिटा इनकम, जापान जिसको आप कह रहे हैं हमने पीछे ढकेल दिया, वो $33,000 का पर कैपिटा इनकम, सारी चीजों पे उन्होंने इनके मैं इस पे, और वहां पे भागवत भी थे, होसबले भी थे। होसबले उसको थोड़ा वो करने की कोशिश की कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं तो और क्या है, मतलब असफलता की लंबी एक सूची है। मैं इसमें एक छोटी टिप्पणी करके खत्म करेंगे। ठीक है, होसबोले साहब इसको कह रहे हैं क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले खुद होसबोले साहब ने क्या वक्तव्य दिया था? उन्होंने वक्तव्य दिया था कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी छिन रही है, लोगों से रोजगार जा रहे हैं, लोगों की पर कैपिटा प्रतिदिन की आमदनी बहुत कम है। ये सारे आंकड़े खुद दत्तात्रेय होसबोले ने दिए थे, और ये तो बंद दरवाजे के अंदर किया है मुरली मनोहर जोशी ने ये
प्रेजेंटेशन, ओसबोले ने तो पब्लिक स्टेटमेंट दिया था इस बात का। तो अब वो वहां पे क्या करते, मैं जरा दूसरे दृष्टि से इसको देखूं। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीच बीच में जिस तरह की बातें करता है, ये इसलिए करता है ताकि सरकार को कह सके कि इसकी वजह से आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकती है, इसलिए आप समझ जाइए। इसको मिटिगेट करने के लिए, इस राहत को, इस आफत को मंद करने के लिए जो प्रबंध संबंधी उपाय हैं, उन उपायों को अपना लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके अलावा कोई काम नहीं करता। अपने किसी संगठन को सक्रिय नहीं करता, सरकार की कोई आलोचना नहीं करता, उससे परहेज करता है। सारे संगठनों के मुंह पे उन्होंने टेप लगा रखा है। तो ऐसा कोई काम नहीं करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो केवल मुंह जवानी जमा खर्च करने के अलावा वो हो, तो कुछ भी नहीं करता। इसलिए मैं मानता हूं इस तरह की चेतावनियां कभी ऑर्गेनाइजर में लेख की शक्ल में, कभी सरकार या सरसंचालन के वक्तव्यों की शक्ल में, इस बार मुरली मनोहर जोशी के प्रेजेंटेशन की शक्ल में संघ की तरफ से आती रहती हैं, ताकि सरकार को ये बता सकें कि जरा भाई इन बातों की तरफ भी ध्यान दे लो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक चेहरा और नजर आ गया है मुझे लगता है कि आरएसएस का, और वो ये है कि अब आरएसएस खुलेआम झूठ भी बोलने लगा है। ये उसने बीजेपी से सीख लिया है। पहले इतना खुलेआम झूठ नहीं बोलता था, तो बातें करता था, खुलेआम झूठ भी बोलना। आप चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अभय भाई।